हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनिंदर मैथलीट। तो बेटा आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स शुरू कर रहे हैं। तो बेटा इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। ये कहानी है नंबर्स की, संख्याओं की। ये कहानी है जीरो से लेकर रियल नंबर्स बनने की कहानी। तो बेटा ये कहानी आपको कभी किसी भी टीचर ने नहीं सुनाई होगी, मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो बेटा आओ इस चैप्टर का एक बार ओवरव्यू देख लो कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम इसकी मार्क्स वेटेज की बात करेंगे। तो बेटा जो आपका फाइनल पेपर बोर्ड एग्जाम आएगा उसमें 6 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से पूछा जाएगा, जिसमें 1 से लेकर 2 तक एमसीक्यू हो सकते हैं। वो जो एमसीक्यूज हैं बच्चों, वो हमारे बनेंगे पहले इन 3 टॉपिक में से। तो 3 टॉपिक में से आपको 1 या 2 एमसीक्यूज बनकर आएंगे। जो टॉपिक है नॉलेज अबाउट नंबर्स, ये तो मैं आपको कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूं। और दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये भी बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चों। इसके बाद थर्ड एलसीएम एचसीएफ, ये आपको आता है। अब आप कहोगे सर हमें ये आता है, पर ये भी आपको बहुत ही गहराई के साथ समझाऊंगा कि इसका रियल लाइफ में और नंबर के साथ रिलेशंस क्या है। ठीक है, इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, इसके बाद बात आती है फोर्थ और फिफ्थ। जो फोर्थ टॉपिक है बच्चों, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम, इसमें से कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है इन दोनों टॉपिक में से। और एक जो 100% हर साल आता ही आता है, इस बार भी आएगा, वो किसमें से आएगा? टॉपिक इर्रेशनैलिटी में से। तो इसमें से हमें पूछा जाएगा प्यारे स्टूडेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर है? तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया मार्क्स की ऐसे होने वाली है, और हमने ये सभी टॉपिक्स कवर करने हैं। और मैंने एक नीचे नोट लिख दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था बच्चों? ये एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाता था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैं इसे एक्टिविटी के थ्रू करवाता था। अगर आप इस टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली इस टॉपिक के बारे में भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाकर डालूंगा कि लेमा क्या था, ये कैसे एक्टिविटी के साथ कोरिलेट करके निकाला जाता था। ठीक है, पर अब ये सीबीएसई ने आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया है, तो ये हमने टॉपिक करना नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है बेटा, तो आओ करते हैं हम आज के चैप्टर की शुरुआत। रियल नंबर्स की दुनिया में आपका मैं स्वागत करता हूं फिर से। तो ये कहानी है उस समय की जब राजा महाराजा होते थे। बेटा राजा महाराजा अपने खजानों का अनुमान लगाने के लिए, या उस समय के जो लोग थे रोजमर्रा के कामों में गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का, जिन नंबर्स का यूज करते थे, वो मॉडर्न संख्याएं नहीं थी बच्चों। कौन सी वाली? जो ये है 1 2 3, इनका यूज नहीं किया जाता था। इनकी जगह पर यूज किसका किया जाता था? सबसे पहले यूज किया जाता था टैली मार्क्स का। किसका? टैली मार्क्स का। ठीक है बेटा, टैली मार्क्स कौन से होते हैं? जैसे 5 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था, 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखा जाता था। पर ये जो प्रोसेस था ये बच्चों इतना सरल, इतना आसान नहीं था। तो समय के साथ साथ इसे मॉडर्नाइज करके इसे सरल बनाया गया, और इसकी जगह पर हम यूज करने लगे रोमन नंबर्स। वो आपको मालूम है, आपने चैप्टर भी पढ़ा है रोमन न्यूमेरल का, कि 10 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, 5 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे करके। पर ये भी इतना आसान नहीं था, तो इसके लिए इसके ऊपर और रिसर्च चलती गई इसे आसान बनाने के लिए। और जो हमारी मॉडर्न काउंटिंग है वो फाउंडेशन में आने लगी, और हमारे जो इंडियन महान मैथमेटिशियंस थे उन्होंने जो हमारी मॉडर्न काउंटिंग है उसकी फाउंडेशन रखी, और हमें उनकी फॉर्मेशन दी कि 1 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखा जाएगा, 3 को ऐसे लिखा जाएगा। पर इसमें दिक्कत ये थी, जो हमारे महान मैथमेटिशियन एक और थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने प्लेस वैल्यू चार्ट तो दे दिया था। तो प्लेस वैल्यू चार्ट हमारी हेल्प क्या करता था? जब 10 लिखते थे तो 1 के पीछे डैश लगानी पड़ती थी, तब 0 इन्वेंट नहीं हुई थी। तो बेटा जो ये नंबर गिनती के लिए यूज किए जाते थे, इन्हें कहा जाता था नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले किन नंबर्स को खोजा गया बेटा? नेचुरल नंबर्स को। किन्हें खोजा गया? नेचुरल नंबर्स को। और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल एन के साथ, और इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है बेटा? तो ये कौन से नंबर हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर 10 को कैसे लिखते थे? 1 लगाकर पीछे डैश। अगर हमने 100 लिखना है
तो हम उसे कैसे लिखेंगे, एक लगा के उसके पीछे डबल डैश, ये इसे के लिखने का प्रोसेस था। पर एक तो ये प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ जो इसमें एक और कमी थी प्राकृतिक संख्याओं में, वो ये थी कि बेटा अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर नहीं था। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, उसे मैथ के नंबर में डिनोट करो, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई नंबर ही नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए और सर्च हुई, क्योंकि उसके साथ साथ हमें कुछ नियम भी चाहिए थे। जो हमारे एक और महान मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्ता जी, उन्होंने हमें जीरो को इन्वेंट करके दिया। जीरो बेटा एक सिर्फ एक नंबर ही नहीं है। अगर आप कहो कि ये तो एक नंबर है, ये इन्वेंट करके कोई भी दे सकता था। इसके साथ साथ जो उन्होंने रूल दिए, जो इन सभी नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल होते थे, वो सबसे ज्यादा मेन था। ठीक है, तो बेटा अब जब जीरो इन्वेंट हो गई, फिर उन्होंने कहा दैट्स मीन अब मुझे जो गिनती है, जो ये काउंटिंग है, ये बननी शुरू हो गई जीरो के साथ। अब जो जीरो नंबर था वो कुछ ना होने के लिए, उसके बाद एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक, दो को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबर, अब सभी नंबर्स हमारे पास थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं, जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, कि अब रियल लाइफ में अगर हमने कोई भी चीज रिप्रेजेंट करनी है मैथ के नंबर के साथ, हम कर पाएंगे। तब उन्हें कहा गया पूर्ण संख्याएं, और उसे इंग्लिश में कहा गया, प्यारे स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर आए। फिर इन्वेंशन जब जीरो की हो गई, तो इसका नेम चेंज किया गया और जीरो को इंक्लूड कर दिया गया और डिनोट किया गया कैपिटल डब्ल्यू के साथ, और कहा गया ये है पूर्ण संख्याएं। बेटा तो ये कहां से शुरू होती थी, जीरो से, क्योंकि जीरो की इन्वेंशन हो चुकी थी। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और 10 अब हम ऐसे लिखते थे, एक के पीछे जीरो और इसके बाद डबल जीरो। ठीक है, अगर हमने 100 लिखना है, क्योंकि जीरो तो आ चुकी थी, तो अब नेचुरल नंबर भी हमारे चेंज हो चुके थे, उन्हें हम ऐसे लिख सकते थे। तो बेटा ये जो खोज थी किसने की थी, ब्रह्मगुप्ता जी ने। इसके साथ साथ जो उन्होंने, अब पूर्ण संख्याएं तो बन चुकी थी, पर जीरो के रूल भी दिए। उन्होंने रूल कौन कौन से दिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। तो पहला रूल उन्होंने दिया एडिशन के लिए, कि जीरो में अगर मैं कोई भी नंबर को ऐड करूंगा तो मेरे पास वो सेम नंबर आएगा। एक रूल उन्होंने ये दिया। उसके बाद दूसरा रूल उन्होंने दिया बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए। एक तो एडिशन के लिए दिया, दूसरा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या दिया कि अगर मैं सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो। दूसरा नियम उन्होंने हमें ये दिया। तीसरा नियम हमें उन्होंने दिया बच्चों, वो दिया मल्टीप्लाई के लिए, कि जीरो से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। अब जो डिवाइड का नियम था वो पहले कुछ और था, वो हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में चेंज कर दिया गया। तब तक डिवाइड भी हमारे पास, यहाँ पे डिवाइड जो कैसे करनी है उसका भी रूल बन चुका था। ठीक है बेटा, पहले नेचुरल नंबर आए, फिर क्या आए, होल नंबर। अब इसके बाद होल नंबर में भी एक प्रॉब्लम थी। इसमें क्या कमी पाई गई, क्योंकि जब भी रिसर्चेस चलती थी, कोई ना कोई कमी सामने आ जाती है। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तभी वो ड्राइव की जाती है। अब फिर किन नंबर्स की जरूरत पड़ी हमें उन नंबर्स की जरूरत पड़ी जो इनके ऑपोजिट हो। किसके लिए, किस पर्पस के लिए, जैसे मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मैंने प्लस लगा दिया। अगर मुझे लॉस हुआ तो अगर मैं उसे भी प्लस से डिनोट करूंगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं लिखा होगा, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए ये नंबर के आगे माइनस लगा दिया गया कि 2 का ऑपोजिट क्या हो गया, -2। कि अगर +2 है तो ये मुझे ये बताएगा कि मुझे फायदा हुआ है, अगर -2 है तो ये मुझे ये बताएगा कि अब मुझे लॉस हुआ है। जैसे हमारे अब इंडियन मैच चल रहे हैं, अगर मैं +2 लगाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ने 2 मैच जीत लिए हैं। -2 को देखकर आपको पता चलेगा कि इंडिया 2 मैच हार चुकी है। क्लियर है बेटा। तो जो ये नंबर्स थे, फिर इन नंबर्स की हमें जरूरत पड़ी। जब इन नंबर्स को होल नंबर में इंक्लूड किया गया, फिर उसका नेम चेंज कर दिया गया और उन्हें नेम चेंज करके उनका नेम रखा गया इंटीजर्स। क्या नेम दिया गया बेटा, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से थे, इसे डिनोट किया गया इंटीजर्स को कैपिटल जेड के साथ। याद रखिएगा, ये फर्स्ट इसके लेटर के साथ नहीं है, नेचुरल इसके फर्स्ट लेटर से डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू भी इसके फर्स्ट लेटर से डिनोट हो जाता है, बट जो इंटीजर है वो जेड से डिनोट किए जाते हैं बेटा, आई के साथ नहीं। ठीक है, और उन्होंने कहा जब इसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए
कौन से? अब हमारे पास जो इंटीजर्स थे वो कौन से थे? जो इनके ऑपोजिट, 3 का ऑपोजिट -3, 2 का ऑपोजिट -2, 1 का ऑपोजिट -1, 0, 1, 2, 3। उन्होंने कहा अब ऑपोजिट नंबर भी हमें मिल गए हैं, तो मेरी ये वाली संख्याएं संपूर्ण हो चुकी हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई नंबर की जरूरत पड़ती थी हम उनकी रिसर्च करनी शुरू कर देते थे, तो उन्हें लगा अब ये संपूर्ण हो चुका है। पहले उन्होंने क्या कहा कि पूर्ण हो चुका है, कि ये संख्याएं पूर्ण है, ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। फिर और जरूरत पड़ी, फिर उन्होंने और नंबर सर्च किए, फिर उन्होंने कहा नहीं यार, अब ये संख्याएं जो हैं वो संपूर्ण हो चुकी हैं, कि ये मेरे अब रोजमर्रा के कामों में हेल्प करेंगी। जो हमारे काम में नंबर्स यूज किए जाते हैं इनके अलावा कोई और नंबर यूज में नहीं आएगा। फिर क्या हुआ, इसमें भी कमी आई, इन नंबर्स में भी कमी महसूस होने लगी। किस चीज की कमी महसूस होने लगी? अब ध्यान से देखो बेटा, तो ये सभी के सभी नंबर्स पूरी चीज के लिए, किसी कंप्लीट चीज के लिए यूज किए जाते थे। मेरे पास कोई ऐसे नंबर नहीं थे जो किसी चीज का हिस्सा रिप्रेजेंट करे। कि मान लो मेरे पास एक ऐसे करके चपाती है, अगर मैंने कहा कि मुझे हाफ चपाती ही चाहिए, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर नहीं था। फिर इनकी फॉर्मेशन की जो ये नंबर बने उनका नेम दिया गया फ्रैक्शन। क्या नेम दिया गया बेटा? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या थी? फ्रैक्शन को डिनोट किया गया, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई कि फ्रैक्शन वाले नंबर वो होंगे, फ्रैक्शन नंबर्स वो होंगे, इट इज पार्ट ऑफ होल, ये किसी चीज का हिस्सा होंगे और इन्हें डिनोट किया जाएगा P बाय Q की फॉर्म में, वेयर Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो किसी चीज का अगर हम हाफ करेंगे उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 1/2 के साथ। अगर किसी चीज के 3 हिस्से किए तो 1/3 के साथ उसका 1/3 हिस्सा हो गया। ऐसे करके 1/4 एटसेट्रा मैनी मोर, जैसे 2/5, 6/3। तो जो ये थी, ये कौन से नंबर थे? फ्रैक्शंस। फिर इनकी जरूरत पड़ी तो ये फॉर्मेट कर लिए गए। तो हमारे पास अब क्या आ चुके थे? फ्रैक्शंस, जिन्हें हिंदी में कहा जाता था भिन्न संख्याएं। ठीक है, तो भिन्न संख्याएं भी हमें मिल गई। उसके बाद भिन्न संख्याएं की फॉर्मेशन की। अब जब ये फ्रैक्शंस को हमने ड्राइव किया तब तक तो बेटा डिवाइड का रूल आ चुका था। तो ये क्या किया गया यहां पर? फिर फ्रैक्शन के जो ये नंबर थे P/Q की फॉर्म में, इन्हें डिवाइड करके देखा गया। क्या करके देखा गया? डिवाइड करके। किन नंबर्स को? जो नंबर P/Q की फॉर्म में थे, जो 1/2, 1/3 ऐसे नंबर थे, इन्हें जब डिवाइड किया तो क्या पाया गया कि जैसे यहां पे मैं लूं 1/2, ठीक है, 1/2 को डिवाइड करके देखते हैं और 1/3 को डिवाइड करके देते हैं। कोई 2 एग्जांपल लेते हैं, हमने छोटी छोटी ली है क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है, कैलकुलेशन जरूरी अभी नहीं है। ठीक है, 1/2 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा बेटा? 0.5। और अगर 1/3 को मैं डिवाइड करूंगा तो ये चलता जाएगा 0.333 सो ऑन, जिसे हम 0.3 बार लगा देते थे। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी थी? पॉइंट के बाद ये रुक चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो ये थी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो थी ये चल तो रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। डेसिमल के बाद 33333 कंटिन्यू चल रहा है, बट ये रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी थी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल नंबर्स जो थे बेटा, डेसिमल नंबर्स और जो P/Q की फॉर्म है, ये किस में इंक्लूड कर दिए गए? फ्रैक्शन में। कि फ्रैक्शन में वो पार्ट होगा कि जो फ्रैक्शन किसी चीज का हिस्सा है उसे पॉइंट से भी उन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया डेसिमल के साथ, और P/Q की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अब फ्रैक्शन जो थी बेटा, अब P/Q थे, हमारे मैथ्स के नंबर थे। मैथ्स के नंबर तो ये भी है नेगेटिव के। हो सकता था अगर हम कैलकुलेशन करते जाएं कहीं पर मेरे पास ऐसा आ जाए, कैसा? -1/2। तो -1/2 को मैं फ्रैक्शन नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन क्या होती थी? किसी चीज का हिस्सा। मैंने किसी चीज कंप्लीट को लिया, उसे तोड़ दिया, जो मेरे पास पार्ट आया वो फ्रैक्शन बन गया। तो अगर किसी चीज का हिस्सा है वो कभी माइनस में नहीं होगा। तो जो ये वाले नंबर थे नेगेटिव नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q,
तो नेगेटिव नंबर्स इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ये हमारे पास अलग से हमने ऐड किए। जब इन नंबर्स को ऐड किया गया तो फ्रैक्शन का नेम चेंज कर दिया गया। फिर हमने फ्रैक्शन नहीं रखा, फिर उसका नेम चेंज करके क्या रखा, रैशनल नंबर्स। क्या रखा बेटा, रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास फिर आए रैशनल नंबर्स, जो आपने 9th क्लास में पढ़े, सॉरी 8th क्लास में जिसके बारे में पढ़ा वो थी परिमेय संख्याएं। तो इन्हें रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता था बेटा, रैशनल नंबर्स को Q के साथ। कैपिटल Q का मीनिंग क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से थे, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आई कि एक्सप्रेस इन P अपॉन Q वेयर Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसकी एग्जांपल ये थी कि इनमें नेगेटिव नंबर भी थे और पॉजिटिव नंबर भी थे। ठीक है, अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो फ्रैक्शन वर्ड ठीक था, बट नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें फ्रैक्शन वर्ड को चेंज करके क्या लिखना पड़ा, रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? तो रैशनल नंबर तक क्लियर हो गया बेटा। अब रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसी होगी, जो फ्रैक्शन की थी। जस्ट इसमें फर्क क्या है, इसमें माइनस के नंबर आ गए हैं, तो इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी प्यारे स्टूडेंट्स, इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन थी a डिवाइड करने के बाद ये भी क्या आएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डिवाइड के बाद रुकेगा नहीं, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो साथ साथ में ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा, उसमें रिपीट कर जाएंगे, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, या दूसरा हमारा रैशनल नंबर है, इसमें और क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगी जो डिवीजन होगी, तो दूसरा केस बन जाएगा इसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। क्लियर है बेटा? अब आगे चले, कोई डाउट तो नहीं है। फिर अब यहां तक मैंने आपको बता दिया डिवाइड का रूल आ चुका था। अगर डिवाइड का रूल आ चुका था, फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, इसे पूरा एनालाइज किया मैथमेटिशियंस ने। उन्होंने कहा कि यार अगर हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो तो नंबर सेम रह जाता है, तो दैट्स मीन मैं यहां से लेकर जो भी नंबर्स हमने डिराइव किए हैं, कहां तक, यहां तक है ना। रैशनल नंबर तो अलग से मैंने यहां पे अभी लिखे हैं, तो जो ये सभी के सभी नंबर्स हैं यहां तक भी इंक्लूड कर लेते हैं। चलो, तो ये इन सभी नंबर्स को वी कैन एक्सप्रेस इन P अपॉन Q फॉर्म वेयर Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। दैट्स मीन ये नंबर कौन से हैं, सभी के सभी नंबर्स को बोल दिया गया रैशनल नंबर्स। तो इन सभी नंबर्स को किस कैटेगरी में डाल दिया गया, रैशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी क्या है, रैशनल है, होल नंबर भी क्या है, रैशनल है, इंटीजर भी क्या है, रैशनल है, तो फ्रैक्शंस भी क्या है, रैशनल है। तो रैशनल नंबर तो रैशनल है ही। क्लियर है बेटा? अब एक इसमें और क्या आ जाता है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू ये बन के आता है, इसलिए इसकी नॉलेज आपको ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या जो फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल हैं, तो दैट्स मीन ये तो ट्रू है, जो सभी की सभी फ्रैक्शंस क्या है, रैशनल नंबर हैं। पर सभी के सभी रैशनल नंबर क्या फ्रैक्शन हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे पास क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो फ्रैक्शन नहीं होते, तो इसीलिए फ्रैक्शन का नेम तो इसीलिए चेंज किया गया, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स थे इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्लियर है बेटा? तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या थे, रैशनल नंबर। इसीलिए जब आपको इसकी स्टडी करवाई गई वो ऐसे ही करवाई गई, जो पहले 3 नंबर्स थे नेचुरल से लेके इंटीजर तक, ये तो हमने पढ़े 6th क्लास में पढ़ाया गया बच्चों आपको। उसके बाद फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताना शुरू किया उन्होंने 7th क्लास और 6th क्लास में, ठीक है, डीपली। फिर 7th में उसके ऑपरेशन आ जाते हैं। इसके बाद हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा बच्चों, रैशनल नंबर की स्टडी की 8th क्लास में। इसीलिए ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। अब मैथमेटिशियंस ने क्या देखा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है,
कोई कैलकुलेशन जब वो कर रहे होंगे तो उनके पास कोई ऐसा नंबर भी आया, कैसा, उनके पास नंबर ऐसा आ गया, मान लो कि 3.141414441444 उन्होंने कहा जो ये है, अब ये कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्या, ना ही तो ये रुक रही है, ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना ये रिपीटिंग है, तो इस नंबर का नेम दिया गया इर्रेशनल। तो रैशनल नंबर तो यहां तक हो चुके थे, तो उसके बाद जो इन नंबर्स की सेकंड टाइप अलग बना दी गई, जो इसका अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, वो नंबर्स थे इर्रेशनल, जो अलग कैटेगरी के थे। तो ये थे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बेटा, अपरिमेय संख्याओं के डिनोट किसके साथ किया जाता है? याद रखिएगा, इन्हें किसी बुक में बेटा आई के साथ डिनोट किया है, किसी बुक में क्यू डैश के साथ डिनोट किया है, ये डिपेंड करता है बुक के ऊपर। ठीक है बेटा, तो इर्रेशनल को इन दो कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट किया जाता है। अब इर का मीनिंग क्या होता है? नॉट, कि जो नंबर, इर का मीनिंग क्या होता है? नोट, कि जो नंबर रैशनल नहीं है। अब रैशनल कौन से नंबर थे? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दैट्स मीन इर्रेशनल वो होंगे जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो विच नंबर्स कैन नॉट बी इन P अपॉन Q where Q is equal to 0, not equal to 0, सॉरी। तो जो ये नंबर है जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें कहा गया इर्रेशनल। तो इर्रेशनल की कैटेगरी में हमारे पास कौन से नंबर आए? तो इन्हीं से उठा के ये केस ले लिया गया कि कौन से वाला, कि आफ्टर डिवाइड इफ वी गेट डेसिमल एक्सपेंशन इन फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिले डिवाइड करने के बाद, कि डिवाइड करने के बाद वो नंबर क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग, वो नंबर रुकना नहीं चाहिए, एंड, और उसके साथ साथ वो रिपीट भी ना हो, नॉन रिपीटिंग। अब आप बताओगे कि सर ऐसा हमें कोई नंबर भी दे, तो ये कौन से नंबर थे बेटा? तो जब उन्होंने कैलकुलेशन की तो जो ये नंबर पाए गए, तो ये नंबर पाए गए जो रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। तो कौन से नंबर डाले गए इसमें बेटा, इस कैटेगरी में? जो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। कैसे? जैसे √2, √3, √4। जो √4 है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इर्रेशनल की कैटेगरी से निकल गया। तो ये किस कैटेगरी में आ गया बेटा? रैशनल की कैटेगरी में। तो इसमें इंक्लूड कर दिया गया रैशनल की कैटेगरी में √4, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? 2 के नीचे 1 लगा के मैं इसे लिख सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा नॉन परफेक्ट नंबर है? √5, फिर क्या है? √6, फिर क्या है? √7, फिर √8, √9 फिर कहां पे आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा रैशनल की कैटेगरी में। फिर क्या आएगा? √10, √11, ऐसे मैनी मोर। समझे मेरी बात? अब एक और बात मैं इसके साथ में आपको बता दूं, तो बेटा जो √2, √3, √5 ये क्लास 10th में 3 मार्क्स का पेपर इसी में से आता है, जिसमें पूछा जाता है कि प्रूफ करो √2, √3, √5 क्या है? इर्रेशनल है। सबसे ज्यादा इनमें से क्या पूछा जाता है बेटा? जो आपका फाइनल पेपर आता है उसमें √3 को प्रूफ करने के लिए कहा जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अब इसके आगे, अब ये जो नंबर्स थे, अब इन नंबर्स को जब आप इसका रूट निकालोगे तो वो रूट कैसा आएगा बच्चों? जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो ना ही स्टॉप होंगे और ना ही रिपीट होंगे, तो इन नंबर्स को कहा गया इर्रेशनल। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज रिमाइंड करवा दूं कि जो पाई होता है बेटा, पाई भी क्या होता है? पाई को डाल दिया गया इर्रेशनल की कैटेगरी में। मुझे बहुत से बच्चों ने, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, उन्होंने मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन किया कि सर जो पाई होता है ये तो 22/7 होता है, फिर ये जो है रैशनल क्यों नहीं है? तो ये रैशनल क्यों नहीं है बेटा? एक बात सुनिए, एक्चुअल में जो पाई की आपको वैल्यू याद करवाई है कि 22/7 होती है, ये वैल्यू
एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी पाई की अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाया है, इसलिए जो यहाँ पे इक्वल का साइन दिया होता है बेटा, ये एग्जैक्ट में यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो पाई हम यूज कर लेते हैं, बट पाई इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, ठीक है, पाई की, तो ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, इसीलिए इसे किस कैटेगरी में डाल दिया गया, इर्रेशनल की कैटेगरी में। और 22/7 तो रैशनल है बट पाई इर्रेशनल है, इस बात को आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। पाई क्या है, पाई हमारा इर्रेशनल है, इसे इर्रेशनल की कैटेगरी में रखा गया, चाहे 22/7 P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है। अब ये क्यों, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर है बेटा। एक इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल भी होता है, इसके बारे में अभी आपने स्टडी नहीं किया, तो ये भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये थी बेटा रैशनल और इर्रेशनल की कहानी। फिर मैथमेटिशियंस ने देखा कि जब वो कैलकुलेशन करते थे किसी भी चीज को निकालने के लिए या थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, इनके अलावा उनके पास कोई भी नंबर नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो आपको यही नंबर्स को यूज करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो उन्होंने यहां तक निकाले, ठीक है, जो आपको ये टाइप्स दी। तो इसीलिए उन्होंने कहा यही जो नंबर्स हैं संख्याओं का संसार है, वास्तविकता में क्या है, यही रियलिटी में नंबर हैं जो हमारी किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए हेल्प करते हैं। इसीलिए रियलिटी से उन्होंने इसका नेम दे दिया रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। क्लियर है बेटा। तो अगर इसका फ्लो चार्ट आप देखो तो रियल नंबर्स दो होते हैं बेटा, वो टू टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल और दूसरा इर्रेशनल। रैशनल की कैटेगरी में ये सभी नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शंस और रैशनल खुद भी, ठीक है। और इर्रेशनल की कैटेगरी में सिर्फ वो डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो यहां पर हमारा जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बेटा, नॉलेज अबाउट नंबर्स, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड अगर कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप बहुत आसानी के साथ कर पाओगे। और जो आप अब मेरे स्टूडेंट बने हो बच्चों, आप अब इन नंबर्स की जो हिस्ट्री है उसे जान चुके हो और आप अभी दूसरे बच्चों से अब थोड़ा सा हटकर हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल मनिंदर मैथलीट को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बहुत ही मजेदार एक्सप्लेनेशन और आसान एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।